नमस्कार, सवाल इंडिया का देख रहे हैं आप। मैं हूं ताबिश हुसैन। फिल्म द केरल स्टोरी पर बैन का मामला सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार पर यहां पर जो है अब बड़ा सवाल इस मामले को लेकर उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर कहा कि देश के दूसरे हिस्सों में फिल्म शांति से चल रही है तो बंगाल में बैन क्यों है। इस फिल्म को लेकर काफी सियासत भी होती रही है। पश्चिम बंगाल में बैन के बाद और सवाल इसको लेकर खड़े हुए कि आखिर वहां पर जो है क्यों इस फिल्म को रोका गया है, और दूसरी जगहों पर भी आपने देखा कि किस तरह से इस फिल्म पर कंट्रोवर्सी जो हुई। अब सुप्रीम कोर्ट में जब मामले को सुना गया तो यहां पर कोर्ट ने कहा कि देश के दूसरे हिस्सों में फिल्म शांति से चल रही है तो बंगाल में आखिर इस पर बैन क्यों है। आशीष भार्गव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। आशीष, और क्या कुछ कहा गया कोर्ट में आज इसको लेकर? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट नाराज दिखा पश्चिम बंगाल से खास तौर पर, और कहा कि अगर देश के बाकी हिस्सों में फिल्म शांतिपूर्वक चल रही है तो बंगाल में बैन क्यों लगाया गया है। ये भी कहा कि जब ऐसी भौगोलिक स्थिति जैसी बंगाल की है वहां भी फिल्म ठीक ठाक से चल रही है तो बैन लगाने के पीछे कोई कारण नहीं दिखता, ये उन्होंने कहा है। और कहा है कि इस तरह से बैन नहीं लगाना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। तमिलनाडु को भी कहा है कि जब थिएटर में हमला हो रहा हो और कुर्सियों को जलाया जा रहा हो तो जो सरकार है वो दूसरी तरफ आंख मूंद कर नहीं बैठ सकती है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मामला है। और अब बुधवार को अगली सुनवाई होगी 17 मई को, और सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से अपना रुख बता दिया है कि वो किसी भी सूरत में फिल्म पर बैन लगाने के पक्ष में नहीं है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे आदेश दिए हैं, खासतौर पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने, जब पहले भी वो सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज पद्मावत से लेकर बहुत सारी फिल्मों पर इस तरह की बात कर चुके हैं और कह चुके हैं कि इस तरह के बैन को सुप्रीम कोर्ट कभी भी सही नहीं ठहराता है। और बहुत सारे मामलों में राज्य सरकारों को फटकार लगती रही है, क्योंकि जो कानून व्यवस्था बनाना है वो राज्य सरकारों का काम है। और फिल्म सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि एक बार जब सेंसर बोर्ड ने फिल्म का सर्टिफिकेट दे दिया है तो ये सिनेमाई मूल्य हो जाता है, आर्टिस्टिक वैल्यू हो जाती है, और सुप्रीम कोर्ट को इससे कोई लेना देना नहीं। ये लोग तय करेंगे वो फिल्म देखें या नहीं देखें, लेकिन सरकार ये तय नहीं कर सकती कि ये फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी। जी, इस मामले में आशीष, यहाँ पर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की तरफ से भी कुछ कहा गया कोर्ट में आज? जी देखिए, तमिलनाडु की तरफ से तो ये कहा गया था कि फिल्म हमने बैन नहीं की थी। शुरू में फिल्म चली थी, लेकिन उसके बाद धमकियां आने लगी तो सिनेमाघरों ने खुद ही फिल्में बंद कर दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो थिएटरों को, सिनेमाघरों को सुरक्षा दे। तमिलनाडु की तरफ से, पश्चिम बंगाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे थे कि थ्रेट वहां पर है और याचिकाकर्ता सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते, उनको हाई कोर्ट जाना चाहिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को नहीं माना, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल के जैसे ही भौगोलिक राज्यों में, हिस्सों में फिल्म शांतिपूर्वक चल रही है तो आपके यहाँ किस तरीके से दिक्कत हो सकती है। तो जवाब लेकर आना होगा 17 मई को दोनों सरकारों को, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अगला फैसला करेगा। जी, शुक्रिया आशीष आपका इस सब जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख जो है वो दिखा यहाँ पर। अब सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु को नोटिस जारी किया है और कहा कि अगर लोग फिल्म नहीं देखना चाहते हैं तो ये उन पर छोड़ दें। और यहाँ पर ये भी कि पश्चिम बंगाल सरकार ने रोक यहाँ पर क्यों जो है इस फिल्म पर लगाई है। तो ये केरला स्टोरी का जो मामला था, यहाँ पर इस मामले में सुनवाई हुई थी और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार पर बड़ा सवाल जो है इस सुनवाई में जो है उठाया एक तरह से, कि ये कि देश के दूसरे हिस्सों में फिल्म शांति से चल रही है तो बंगाल में बैन आखिर क्यों है। उधर आप देखिए, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज फिल्म द केरल स्टोरी देखी। लोक भवन के ऑडिटोरियम में आज फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग की गई। योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों के साथ ये फिल्म जो है वो देखी और इस दौरान सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों से जुड़ी महिलाएं और युवा भी वहां पर मौजूद रहे। फिल्म की स्क्रीनिंग के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर द केरल स्टोरी की टीम को शुभकामनाएं दी। और अब बात 10वीं और 12वीं के नतीजों की करते हैं। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। 10वीं में 93.12% छात्र पास हुए हैं, जबकि 12वीं में 87.33% छात्र जो हैं वो इस बार
पास हुए हैं। नतीजों का इंतज़ार बच्चों को रहता है। साल भर की तैयारी के बाद इस एग्ज़ाम के नतीजे आते हैं और इस बार के रिज़ल्ट भी आप देखिए यहाँ पर, तो जो सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के नतीजे आए हैं उसके अंदर जो रिज़ल्ट्स हैं उसमें 10वीं में 93% से ज़्यादा जो छात्र हैं वो पास हुए हैं और 12वीं में 87% छात्र जो हैं वो पास हुए हैं। प्रिपरेशन तो बहुत ज़्यादा थी और मार्क्स भी ठीक है, लेकिन और होना चाहिए था। क्या नाम हुआ आपका? अदिति। मेरे को 88% आया, 88% एंड प्रिपरेशन वाज ओके, लाइक आई हैव गिवन माय 100%। इट्स लाइक कि थोड़ा सा और एक्सपेक्टेशन था। मुझे 92% आए हैं ऑलमोस्ट, और ह्यूमैनिटीज़ में हाईएस्ट मार्क्स है मेरा। बट ताज्जुब की बात यह है कि ना मैंने एक भी क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का सॉल्व किया और ना ही मैंने किसी तरह का सैम्पल पेपर सॉल्व किया। मैं बस अपने आप ही कॉन्फिडेंट रहा और अपने माइंड को रिलैक्स रखते हुए मैंने प्रिपरेशन की और अपना बेस्ट दिया टुवर्ड्स द बुक। इंतजार खत्म हुआ और सीबीएसई ने 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं। बच्चे अपने नतीजे देख भी रहे हैं और इस बार सीबीएसई ने कई बड़े फैसले लिए हैं। इस बार मेरिट लिस्ट नहीं घोषित की है, तो ये नहीं बताया कि देश में किसने टॉप किया। हमारे साथ सीबीएसई के नतीजों पर बात करने के लिए कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन सीबीएसई संयम भारद्वाज साहब हैं। सर, पिछली बार इस बार पासिंग परसेंटेज 87.33% है, जो कि पिछली बार से लगभग 4% कम है। इस डिक्लाइन की वजह क्या है? देखिए, आप लोग उस एग्ज़ाम से कंपेयर कर रहे हैं जो कि डिफरेंट एनवायरनमेंट में हुआ था। इस साल हमारा 87.33 के करीब है, जो कि 2019 से बहुत ज़्यादा है। तो ये बच्चों की परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई है अगर हम दो रिजल्ट्स की बात करते हैं, समान रिजल्ट्स की बात करते हैं, और ये सत्य भी है। ये कहना उचित नहीं है कि हम कोई मेरिट लिस्ट देते थे। हम लोगों ने कभी मेरिट लिस्ट नहीं दी। मेरिट लिस्ट जो होती है वो मीडिया के लोग जब बच्चों से बात करते हैं तो उससे निकल कर आती है। जो विशेष कारण है वो ये कारण है कि हम नहीं चाहते कि बच्चों के बीच में कोई नेगेटिव कंपटीशन जो है वो डेवलप हो, वो करें। 2 साल काफ़ी चैलेंजिंग रहे सीबीएसई के लिए भी। परीक्षाएं करानी थी, फिर आप लोगों ने एक फार्मूला बनाया, एग्जाम्स नहीं दे पा रहे बच्चे तो फार्मूला बनाया, उस फार्मूले से एग्जामिनेशन हुए। इस बार जब सब कुछ नॉर्मल सी हुई है तो छात्रों में आपने क्या देखा है? छात्रों ने पढ़ाई अच्छी की, एग्जाम्स अच्छे से दिए हैं, आप क्या अंतर देख रहे हैं 2 सालों में क्या फ़र्क पड़ा है बच्चों की अगर परफॉर्मेंस में बात करें तो? देखिए, ये बैच क्लास 12 का वो बैच है जिसने कक्षा 10 की बोर्ड की परीक्षा नहीं दी और इसका टेबुलेशन पॉलिसी के आधार पर कक्षा 10 का रिजल्ट घोषित किया गया था। बच्चे स्कूल में नहीं गए, बच्चे घर पर रहे, उन्होंने डिफरेंट तरीके से एग्ज़ाम्स दिए, लिखने की आदत छूटी, उनकी कंसंट्रेशन पावर कम हुई, उनके बैठने की जो देर तक बैठने की जो नेचर होती है वो ख़त्म हुई। ये स्कूल, बोर्ड, टीचर सब लोग ये जानते थे। तो शुरू से ही इन बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की गई। स्कूल्स ने कई सारी इनकी परीक्षाएं जो हैं आयोजित करी, वो यूनिट टेस्ट आयोजित किए और ये प्रयास किया कि बच्चों में पुनः वो ज़्यादा लिखने की क्षमता डेवलप हो, उनको फोकस करने की क्षमता डेवलप हो और सिटिंग जो है उनकी बढ़े। और इसका नतीजा ये रहा कि जो स्कूल्स ने अपने यहाँ पर मेहनत की तो वो बच्चों की परफॉर्मेंस हमारे को इस परीक्षा परिणाम में दिखाई देती है। इसीलिए बच्चों ने उत्तम परफॉर्म किया। सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। सौरभ, जैसे पहले एग्ज़ाम होते रहे हैं उस तरीके से इस बार के एग्ज़ाम हुए, बच्चों ने मेहनत भी की, लेकिन थोड़ा कम रह गए पिछली बार के नतीजों से इस बार। बिल्कुल, देखिए, हाँ, ये सवाल भी हमने पूछा कि 4% कम रहा है पिछली बार नतीजे, लगभग 91% थे पासिंग परसेंटेज 12th की बात करें तो कम कैसे हो गए। तो उन्होंने कहा कि अगर आप तुलना करें 2021-22 से तो 4% ज़रूर कम है, लेकिन आप तुलना करिए 2019 से, क्योंकि तभी लास्ट आखिरी बार था जब नॉर्मल एग्ज़ाम हुए थे, कक्षाएं नॉर्मल चली थी और नॉर्मल तरीके से एग्ज़ाम हुए थे। उसके बाद जो 2 सेशन हैं, एक सेशन में तो पेपर ही नहीं हो पाए, दूसरे सेशन में कोर्स कम करके परसेंटेज निकाला गया, कुछ 10वीं का भी वेटेज रखा गया, 11वीं का वेटेज रखा गया, इस तरीके से फॉर्मूला बना करके एग्ज़ाम्स कराए गए थे। तो ऐसे में तुलना जो सीबीएसई का कहना है कि गलत होगी अगर हम 2021-22 के नतीजों से इसको तुलना करें। 22-23 की तुलना करें 2018-19 से। अगर 2018-19 से तुलना करते हैं तो इस बार रिजल्ट थोड़े से बेहतर हुए हैं, तो ये बात सीबीएसई कर रहा है। देखिए, इसके अलावा भी जो ये 12th का बैच पास हुआ है ताबिश, इसमें 10वीं के एग्ज़ाम नहीं दिए हैं। याद होगा कोविड था और 10वीं के एग्ज़ाम नहीं कराए गए थे, तो
तो ये वो बैच है जिसने पहले बोर्ड में बैठा ही नहीं, क्योंकि जो 12वीं देता है वो 10वीं का बोर्ड दे करके आता है, और ये पहली बार है इतिहास में कि 10वीं दी नहीं आपने और 12वीं में आपको बोर्ड देना पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है छात्रों के अंदर भी एंग्जाइटी थी, कुछ सिलेबस भी चेंज हुआ था, तो तमाम कारण रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो एग्ज़ाम्स हुए उसमें जो 7 सब्जेक्ट्स थे बेस्ट 5 हैं, जैसे कि अब तक जो आईसीएसई बोर्ड का फॉर्मूला था वो सीबीएसई ने भी अपनाया है। इस बार हर बार 5 सब्जेक्ट्स होते थे, इस बार एक ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी रखा गया, जिस वजह से परसेंटेज जो है और बेहतर कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अब पिछली बार हमें याद है ताबिश, कई बच्चों ने 100 में 100% भी 100% भी रिजल्ट आया था। इस बार किसी का 100% रिजल्ट नहीं है, किसी ने 100% स्कोर नहीं किया है। तो थोड़ा सा सीबीएसई ने भी बहुत लीनियंट व्यू रखा कोविड के चलते 2 साल। इस बार सीबीएसई ने भी जो है बहुत स्ट्रिक्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन जैसे कॉपी जाती थी पहले वैसे ही कॉपी जांची गई है, किसी को कोई लीवे नहीं दिया। और जो 10वीं का रिजल्ट है वो भी बेहतर रहा है। अब क्योंकि अब 12वीं के बाद पहले था डीयू जैसे जो बड़े कॉलेज जैसे सेंट स्टीफेंस है या एसआरसीसी है, डीयू भी 12वीं के जो परसेंटेज के हिसाब से एडमिशन ले लेता था, वहाँ भी सीयू टेट शुरू हो गया है। तो अब बच्चों को अगर अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेना है देश में, तो अब सीयू टेट में भी अपीयर होना पड़ेगा, तो वो भी एक दबाव बच्चों के ऊपर है। तो अगर कहा जाए ओवरऑल सीबीएसई कह रहा है कि उनका रिजल्ट अच्छा है, 2019 से तुलना करें तो इस बार के जो नतीजे हैं वो बेहतर ही माने जाएंगे। ताबिश जी, शुक्रिया सौरभ आपका इस सब जानकारी के लिए। तो इस बार के नतीजे आप देखिए, जो एग्ज़ाम हुए वो वैसे हुए जो कोविड काल से पहले हुआ करते थे। तो बच्चों ने इसलिए कहा भी जा रहा है कि पिछले साल से तुलना ठीक भी नहीं है एक तरह से, क्योंकि पहले के जो एग्ज़ाम थे पिछले साल के वो एक फॉर्मूले के तहत जो है वो हुए थे। तो यहाँ पर जो नतीजे आए हैं वो पिछली बार के मुकाबले में थोड़े कम ज़रूर हैं, लेकिन जो पासिंग प्रतिशत है वो देखिए आप, 10वीं में 93.12% छात्र पास हुए हैं और 12वीं में 87.33% बच्चे जो हैं वो पास हुए हैं इस बार। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का बीते 3 हफ्तों से धरना जारी है और ये पहलवान यौन शोषण के मामले में बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह का बयान दर्ज किया है और बृजभूषण सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया है। इस मामले में दिल्ली पुलिस कुछ महिला पहलवानों के बयान दर्ज कर चुकी है, कुछ और बयान भी दर्ज किए जाएंगे। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है और इस केस में दिल्ली पुलिस द्वारा अब तक जो कदम उठाया गया है वो बताया गया है स्टेटस रिपोर्ट में। और राउज एवेन्यू कोर्ट ने पुलिस से 15 दिन में बयान पूरे करने और 15 दिन बाद फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के लिए कहा है। हमारे सहयोगी रविश रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं साथ जानकारी के लिए। रविश, जो पहलवान है वो अब भी धरने पर बैठे हुए हैं, पुलिस ने स्टेटस रिपोर्ट भी दे दी है, कहां तक पहुंची है पुलिस की कार्रवाई? आज देखिए, पुलिस ने आज कोर्ट में बताया कि वो अपनी पूरी जांच कर रही है और जो बयान दर्ज करने की इजाज़त जो है वो कोर्ट से मांगी गई है। पुलिस के जो सूत्र हैं उन्होंने ये भी कहा है कि बृजभूषण शरण सिंह का 2 बार जो बयान है वो लिया जा चुका है, साथ में एक उनके जो साथी हैं उनका भी बयान दर्ज किया गया है। साथ में ये भी कहा गया पुलिस सूत्रों के मुताबिक कि बृजभूषण सिंह ने इन सारे आरोपों को नकारा है और कुछ जो वीडियो सबूत होते हैं उनको पुलिस को उन्होंने मुहैया कराए हैं, साथ में कुछ डिजिटल एविडेंस जो है वो पुलिस को उन्होंने मुहैया कराए हैं। पुलिस की तरफ से जो एसआईटी गठित की गई है उसमें 4 महिला समेत तकरीबन 30 से ज़्यादा जो है वो पुलिसकर्मी हैं, जो कि देश के अलग अलग जगहों पर जहां पर ये शिकायत मिली है और जहां बयान दर्ज करने के दौरान जिन पीड़िता ने ये बताया कि यहाँ पर उनके साथ में कुछ हुआ है, तो वहाँ पुलिस जाकर और उसके बाद में सबूत इकट्ठा करने का काम कर रही है। ये सारी डिटेल आज दिल्ली पुलिस ने अदालत के समक्ष भी रखी है और एक रिपोर्ट जो है वो अदालत में सौंपी गई और फिर जो है वो पहलवानों के वकील को भी वो रिपोर्ट दी गई है। साथ में दिल्ली पुलिस के वकील का ये भी कहना था कि ये रिपोर्ट तो वो दे रहे हैं लेकिन इसको कोई लीक ना करे, तो उस पर जो है वो पहलवान के जो वकील थे उन्होंने ये कहा कि हम ही लोगों ने शिकायत किया है और अब पुलिस ये बोल रही है कि आप इसको लीक मत करिए, यानी
इसका कहने का क्या मतलब है, और पुलिस की जांच पर अभी तक असंतोष जताया है। ये एक इसमें सबसे बड़ी बात है कि आज सुनवाई के दौरान पहलवानों के वकीलों ने अब तक जो है जो पुलिस की जांच हुई है उस पर असंतोष जताया है और ये कहा है कि जांच में और ज़्यादा तेज़ी लानी चाहिए दिल्ली पुलिस को। अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये भी कहा है कि 15 दिन के बाद में आप एक फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में दाखिल करेंगे, जिससे ये पता चल सके कि आखिर ये जो मामला है और इसकी जो जांच है वो किस तरफ जा रही है और अभी तक पुलिस ने इसमें क्या क्या कुछ किया है। लेकिन अब फिर 27 मई को जो है वो सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी, लेकिन आज जंतर मंतर पर धरना लगातार पहलवानों का चल रहा है और पहलवानों का कहना है कि कोर्ट में तो लड़ाई लड़ेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ वो सड़कों पर भी लड़ाई लड़ेंगे। तब तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो जाती। चलिए, तो पहलवान जो है वो अपने धरने पर बने हुए हैं। अब यहाँ पर पुलिस सबूत जुटा रही है, बयान दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन पहलवान उनका कहना है कि वो जो है वो बने रहेंगे जब तक कार्रवाई यहाँ पर नहीं होती है। शुक्रिया रवीश आपका इस सब जानकारी के लिए। ब्रेक ले यहाँ पर रुकते हैं। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, आपको ताज़ा अपडेट दे दें। सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई है। सेबी की विफलता कहने पर यह फटकार मिली है सुप्रीम कोर्ट से। कोर्ट ने कहा कि सीधे सेबी पर आरोप मत लगाइए, कमेटी जांच कर रही है कि सेबी की कोई कमी रही या नहीं। यह सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, ये जब कार्रवाई चल रही थी तब बोला गया। यहां की दलीलों का असर बाजार पर पड़ता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। संदेहास्पद लेन देन का आरोप हिंडनबर्ग ने लगाया, सेबी ने नहीं। ये जो सॉलिसिटर जनरल हैं उनका बयान था। सेबी ने जांच के लिए 6 महीने का वक्त मांगा था। जांच के लिए समय पर फैसला सोमवार को होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। कोर्ट ने सेबी को तय समय में जांच करने को कहा है। प्रशांत भूषण ने कहा कि सेबी से पूछा जाए अब तक क्या किया। सीजेआई उस पर बोले कि क्रिमिनल केस नहीं, कि केस डायरी मांगी जाए। सुप्रीम कोर्ट कमेटी की रिपोर्ट आ गई है, हमने पढ़ा नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और फिर सोमवार को इस मामले में सुनवाई होगी। हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, अगर आप एक सिलसिलेवार तरीके से बता दें कि इस कार्रवाई में क्या क्या कहा गया और अंत में आदेश क्या आया या बात क्या कही गई। जी देखिए, सुनवाई शुरू हुई 3 जजेस के सामने। ये सुनवाई है चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेपी पारदीवाला की ये बेंच है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सेबी की तरफ से अपीयर हुए। उन्होंने बताया कि क्या क्या उन्होंने जांच की है, क्या क्या आगे जांच करनी है। साथ ही ये भी साफ किया कि वो ये बता देना चाहते हैं कि जो 12 संदिग्ध जो संदेहास्पद ट्रांजैक्शन की लेन देन की बात है वो सेबी की नहीं है, जैसा कि बहुत जगह कहा गया। ये हिंडनबर्ग के आरोप है जिनकी वो जांच कर रही हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हमें 6 महीने कम से कम और चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स ये जांच है, इसलिए हमें और समय चाहिए। देश और विदेशों से बहुत सारी जानकारियाँ हासिल करनी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो 3 महीने का वक्त देना चाहते हैं और फिलहाल जो है वो सोमवार को इस मामले की सुनवाई करेंगे। एक और बड़ी बात ये हुई कि याचिकाकर्ता जो हैं उन्होंने एक दूसरे याचिकाकर्ता उनका ये कहना था कि सेबी की ये विफलता है, लेकिन इस पर चीफ जस्टिस नाराज हो गए। उन्होंने फटकार लगाई और कहा सीधे सीधे सेबी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। हमने अपनी कमेटी बनाई थी वो इसी जांच के लिए कि क्या कोई सेबी की तरफ से कमी है, खामी है या नहीं है, वो जांच कर रही है। इस तरह सीधे सीधे आरोप लगाने से बाजार पर इसका असर पड़ता है। ये बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को नसीहत के तौर पर समझाई है। साथ ही साथ कहा है कि वो 3 महीने का और समय देना चाहते हैं, लेकिन कमेटी की जो एक्सपर्ट कमेटी जो उन्होंने बनाई थी, जस्टिस AM सप्रे जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उनकी अध्यक्षता में 6 लोगों की उसकी कमेटी की रिपोर्ट आ गई है। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने उस रिपोर्ट को अभी पढ़ा नहीं है, हम वीकेंड पर उसको पढ़ेंगे और सोमवार को एक बार फिर इस मामले में आगे सुनवाई करेंगे और सेबी की इस अर्जी पर भी सुनवाई करेंगे, फैसला भी देंगे, जिसमें 6 महीने का वक्त मांगा गया है। तो काफ़ी अहम ये सुनवाई है। और अब ये सुनवाई जो है इसमें यहाँ पर प्रशांत भूषण जो एक याचिकाकर्ता की तरफ से आए थे, उनका ये कहना था कि सेबी बहुत सालों से ये जांच कर रही है, उनसे केस डायरी उनसे ये मांगा जाए कि अब तक जांच में क्या किया है। लेकिन चीफ
चीफ जस्टिस ने कहा है कि क्रिमिनल केस आपराधिक केस नहीं है जिसमें केस डायरी मांगी जाए। निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ये देख रहा है कि कमेटी की रिपोर्ट में क्या है और आगे इस तरह सेबी की रिपोर्ट में क्या आता है, उसके बाद ही आगे कुछ कार्रवाई होगी। तो सोमवार को काफ़ी अहम दिन होगा जब सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि सेबी को कितना वक्त जांच आगे पूरी जांच करने के लिए कितना दिया जाए। जी जी, आशीष भार्गव, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।